जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे युवा शक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट को क्वालिफाई करके मेडिकल के क्षेत्र में अपने करियर की बनाने के लिए तैयार कुशाग्र कुमार जी का। तो आइए मिलते हैं कुशाग्र जी से और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। कुशाग्र जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रोशन कुमार सर का, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक मौका दिया हम जैसे युवा को कि हम बेगूसराय, मेनली तो ये लोकल चैनल है, तो हम इसके थ्रू अपने युवाओं से जुड़ेंगे और उनमें भी ये विचार मतलब प्रकट करने की कोशिश करेंगे कि हम भी कर सकते हैं और हम सभी किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पुनः अपनी टीम की ओर से, केवी स्टूडियो के संपूर्ण परिवार की ओर से आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। हम आज आपने नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अपना परिचय साझा करें। जी नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र कुमार, मैं बेगूसराय का निवासी हूँ। मैंने नीट को क्वालिफाई किया और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, शॉर्ट में कहें तो MTMC जमशेदपुर में इसी साल दाखिला लिया है। कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई स्थगित चल रही थी, परंतु अब कुछ ही दिनों में आशा है कि मैं फिर से जमशेदपुर जाऊंगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सफलता पाया है। मैं चाहूँगा कि अपने पढ़ाई के सफ़र के संदर्भ में जो हमारे युवा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे अपने पढ़ाई के सफ़र को साझा करें। जी, पढ़ाई तो मेरी अगर शुरू से बात करें जी तो क्योंकि पिताजी आर्मी में थे, आर्मी में मेडिकल में थे, तो काफ़ी चेंजेस आए टाइम टू टाइम। जैसे नर्सरी मैंने शिमला में पढ़ाई की, उसके बाद फिर पोस्टिंग गया में आई, तो गया में महात्मा बुद्धा ASC पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने 2nd क्लास तक की पढ़ाई की। उसके बाद हम बेगूसराय परमानेंटली सेटल हो गए। फिर मैंने 5वीं तक की पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल बेगूसराय से की, जो कि एक ICSE बोर्ड स्कूल है। उसके बाद मैंने 5वीं के बाद अपनी 10वीं तक्षशिला स्कूल बेगूसराय से की, जो कि शाहपुर में स्थित है। 10वीं के बाद ही मैंने सोचा कि क्यों ना मेडिकल फील्ड में जाया जाए। उसी के लिए मैंने नीट की कोचिंग भी ज्वाइन की। मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के पैकेजेस लिए, लोकल टीचर से कंसल्ट किया। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने रवि रोशन सर, फिजिक्स के लिए नीलेश सर और बायोलॉजी के लिए मिथिलेश सर, ये 3 टीचरों से मैंने कोचिंग ली। और साथ में स्कूल भी चल रही थी। स्कूल में विकास विद्यालय डुमरी से मैंने इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद फिर 1 वर्ष और मैंने कोचिंग ली कोटा जाके, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित जगह है। नीट और ऐसे इंजीनियरिंग की काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारियां होती है वहाँ पे। वहाँ गया और पिछले साल मैं वहीं पे था। उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मेरे नंबर आए और फिर मैं सेलेक्ट हुआ। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत बधाई पुनः एक बार। तो नीट की तैयारी के लिए जो छात्र आपको यहाँ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कैसे इसका किया जाए और कब से किया जाए, इसके लिए क्या क्या करने होते हैं? मैं चाहूँगा कि जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, उनसे अपना विचार साझा करें। देखिए, इस फील्ड में जो युवा इस फील्ड में आ रहे हैं, उनमें मैं 2 कैटेगरी मोटे तौर पे मैं खुद देखता हूँ। एक तो जिन्होंने इंटर की परीक्षा दे रखी है और वो इस फील्ड में आ रहे हैं, मींस उन्होंने अपना 12th कर लिया, उन्होंने बोर्ड को सिक्योर कर लिया और अब वो इस फील्ड में आ रहे हैं। और एक युवा होते हैं जिन्होंने इंटर की मतलब कि 10वीं की परीक्षा दी और फिर इस फील्ड में तैयारी में लग गए। तो जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और अब इसमें आ रहे हैं, उनसे तो मैं साफ तौर पे कहूँगा कि आपके पास बहुत समय है। मैं देखता हूँ छात्रों को कि वो नर्वस हो जाते हैं, और बेसिकली हमारे इलाके के छात्र, मतलब बिहार बेगूसराय के छात्र, हमारे यहाँ काफ़ी कम परसेंटेज बच्चे हैं जो यहाँ स्टे करते हैं, मींस बेगूसराय में स्टे करते हैं। मैक्सिमम बाहर चले जाते हैं। तो उनसे मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, बाहर जाना ज़रूरी ही है।
आजकल ऑनलाइन का युग है। जी जी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कुछ आपके स्कूल कॉलेजेस सब कुछ ऑनलाइन हो जी गए। बिल्कुल। उसी प्रकार पढ़ाई भी ऑनलाइन की जा सकती है। उसीलिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ रहें, माता पिता के साथ रहें, पढ़ें। आपके पास बहुत समय है, बस है कि डायरेक्शन ना भूलें और कभी डीमोटिवेट ना हो। बिल्कुल इंटर वाले छात्र मेरे भाई, उनसे मैं कुछ विशेष रूप से दूसरी चीज़ साझा करना चाहूँगा। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि वो यहाँ रुकें, क्योंकि हो सकता है उनमें से मैक्सिमम लोग यहीं रुकते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया। जी जी मैंने भी इंटर की पढ़ाई यहीं से की, इंटर पास यहीं पे किया। मुझे लगता है कि कहीं मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, बट अंत भला तो सब भला कहते हैं। उसी को देखते हुए उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ आपकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही जिस हिसाब से होनी चाहिए, जी जी देखिए कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है, क्योंकि कोटा में जो माहौल आपको मिल सकता है वो यहाँ कहीं ना कहीं लैक करता है। नहीं, प्रतिस्पर्धा का जो माहौल होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि माइग्रेट करना नेसेसरी है तो ज़रूर जाएं, इसमें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बताया, जिक्र किया आपने कि आपके पिताजी आर्मी में थे और आपने मेडिकल को चुना, तो आपने इस फील्ड को क्यों चुना? जी, मेरे पिताजी आर्मी में भी मेडिकल डिवीज़न के थे। मतलब उन्होंने एज अ मेडिकल ज्वाइन किया था आर्मी को। ये एक शॉर्ट सर्विस होता है जो आर्मी में आपको ऑफर किया जाता है। पिताजी को भी आर्मी से काफ़ी लगाव था, तो पिताजी ने आर्मी ज्वाइन की। उसी के कारण हमारे कई जगह पिताजी के पोस्टिंग्स होते थे। तो पिताजी का काम यही हुआ करता था कि उनको आर्मी कैंप्स के अंदर, आप शायद जानते होंगे कि गया में आज से कुछ साल पहले आर्मी कैंप हुआ करता था, तो उसी जगह पे वो जाया करते थे और वहाँ पे आर्मी कैंप के अंदर जो भी मेडिकल की सुविधाएं देनी होती थी उसके लिए वो कार्यरत थे। जी तो वहीं से मुझे शिक्षा मिली और मैं देखता था पिताजी को कि जिस माहौल में वो काम करते हैं, सम्मान जो मिलता है उन्हें, पेशेंट से हो, नॉर्मल जनता से हो, तो एक सम्मान बहुत मिलता है। डॉक्टर को भगवान समझा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा मैं खुद महसूस अभी नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि पढ़ाई के दौरान लगे या ना भी लगे, बट सम्मान जो है सो दिखता है। और लोग आपके ऊपर अपने जीवन को भी एक तरह से आपके हाथों में देते हैं जब वो उस रिस्ट बॉन्ड पे साइन करते हैं और आपको परमिशन देते हैं कि आप मुझे सुधार दें। डॉक्टर के लिए कुछ नेगेटिविटी भी थी। जब सोचा कि इस करियर को परस्यू करूँ तो रिसर्च वगैरह की या फिर नॉर्मल अखबार पढ़ा, तो देखा कि कुछ नेगेटिव भी रहता है। वो कुछ कलकत्ता की हादसे याद आते हैं जब डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। देख के दुख या हुआ। इसी भी देखा जाए कि समाज में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है डॉक्टर को लेकर, ये नेगेटिविटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये नेगेटिविटी काफ़ी कम है। जो रिस्पेक्ट वो उन्हें देते हैं और जो सम्मान आपको मिलता है, देखिए जीवन में क्या है, सम्मान ही है। बिल्कुल मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से कुछ लोगों के लिए पैसा भी होता है, बट पैसा हमेशा नहीं रहता, सम्मान हमेशा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस सम्मान को देखते हुए ही मैंने इस फील्ड को चुना और मुझे लगता है मैं बेहतर काम करूँगा। बहुत अच्छा कहा कि कहीं ना कहीं अपने पिताजी से मोटिवेट होके और कहीं ना कहीं सम्मान जो प्रतिष्ठा है इसके खातिर आपने इस फील्ड को चुना। मैं पुनः चाहूँगा कि जो डॉक्टर की प्रतिष्ठा है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है और निश्चित रूप से जिंदगी को बचाने वाले और हम सब की रक्षक अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। और मैं पुनः चाहूँगा, हमारी ओर से पुनः शुभकामनाएं आपको कि भविष्य में आप भी एक बेहतर डॉक्टर बनकर हमारे जिले की मान को बढ़ाएं। पुनः बहुत बहुत आभार आपका। मैं चाहूँगा जो नई शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में जो है सरकार द्वारा एक तरह से नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, मैं चाहूँगा इसके संदर्भ में, चूँकि आप युवा हैं और आप मेडिकल से हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर अपने विचार साझा करें। जी, ये शिक्षा नीति को मैंने काफ़ी गौर से शुरू से ही फॉलो किया, क्योंकि ये वो समय है जब मैं अपनी नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और उसी समय डेट चेंजेस, आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गए। तो जो बार बार डेट्स का फ्लक्चुएशन आ रहा था, उसी दौरान नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा मंत्री श्री राम नरेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया। ये शिक्षा नीति जो है सो आ चुकी है, अभी धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी तो देर हो गई, थोड़ी नहीं बहुत देर हो गई।
आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका वगैरह या कनाडा वगैरह में ये सभी शिक्षा नीति बहुत पहले से आ चुकी जी जी, जिसको जिस फील्ड पे जाना होता है उनको उस तरह की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है। एक मोटे तौर पे कहूँ तो हमारे यहाँ अभी तक जो चल रही थी या चल रही है, जी जी जिसे अभी मॉडिफाई किया जाएगा, वो शिक्षा नीति थी कि रटो और लिखो। जी जी हम समझने पे जोर ही नहीं देते। जी। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपने एग्जाम में बुक के आंसर या शिक्षक के आंसर नहीं लिखे, प्राइमरी एग्जाम्स जो होती हैं, बिल्कुल। तो आपको समझा जाता है कि यार तुम होशियार बन रहे हो या तुमने गलत लिखा। जी जी आपकी क्लास अलग से लगने लगती है फिर टीचर के साथ। जी जी हाँ, अमेरिका वगैरह में देखिए उल्टा है। अब मुझे जान के आश्चर्य हुआ, कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें जाना कि अमेरिका में अगर आप बुक के आंसर्स लिखें अपने आंसर शीट में तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जी जी, मतलब आप बुक के आंसर्स नहीं लिख सकते, आपको खुद से सोच के लिखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्लास 7th और 8th से ही वहाँ पे आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी हमारे यहाँ क्या है, 2-3 ऑप्शंस ही बचते हैं, रिस्पेक्टेड फील्ड। ऐसा क्यों है कि हम एक कारपेंटर को, हम एक वॉशरमैन को सम्मान की नज़रों से नहीं देखते? जी जी ये ज़रूर कहीं ना कहीं पुरानी सोच है जो हम अभी तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसे बदलने की बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत सही है। कहा आपने। वहाँ पे देखिए आपको 7th क्लास से ही कारपेंट्री, इन सभी की शिक्षा दी जाती है। कहने का स्किल डेवलप की बात। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है जो यहाँ लैकिंग है। जी जी, बिल्कुल ये सही स्किल डेवलपमेंट हम उन्हें इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं। अगर तब तक काफी 7th देर हो से जाती दें, है। अगर इसे 7th क्लास से दे तो काफ़ी बेटर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो रिस्पेक्ट है वो भी मिलनी चाहिए। जी जी जिस टाइप का वो काम करते हैं, हर काम इम्पोर्टेंट है। जी जी अगर कारपेंटर ने ये टेबल और चेयर नहीं बनाया होता तो हम आप अभी बैठे नहीं होते इस पे। ये लाइट किसी इलेक्ट्रिशियन ने लगाई नहीं होती तो हम ऐसा अच्छा शूट नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए हर किसी के जॉब को सराहना चाहिए और शुरू से ही उन्हें सिखाना चाहिए। जितना ज़्यादा समय उन्हें मिलेगा वो उतना एक्सपर्टीज हासिल कर पाएंगे उन सभी चीज़ों में और उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत आभार आपका। कुशाग्र जी, मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा कि मेडिकल के क्षेत्र में भी आरक्षण है और मुझे लगता है कि मैं ये व्यक्तिगत सोचता हूँ कि व्यक्ति को आरक्षण उनके आर्थिक आधार पर दिया जाए, उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए दिया जाए, सब सरकार सुविधा दे। लेकिन प्रतिष्ठित क्षेत्र इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, इन क्षेत्रों में भी विद्यार्थी को आरक्षण देना मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उसको हित में नहीं देखता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी इसको सही तौर पे नहीं देखता कि आप किसी को किसी के जाति और इसके हिसाब आधार पे आप उन्हें आरक्षण दो और किसी फील्ड में एक उच्च पद दो। इससे क्या होगा कि जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो दबा रह जाएगा। कहते हैं ना, एक जोक्स बन आजकल आप जानते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वो मीम्स आते हैं। जी जी उस पर मैं पढ़ रहा था, अगर कोई चोर है जिसके परीक्षा में 99 नंबर आए और वो दरोगा की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाया जी जी और एक 50 अंक आने वाला युवक दरोगा बन गया, तो सोच के देखिए क्या वो 50 अंक वाला इतना बुद्धिमान होगा कि वो उस 99 अंक वाले को पकड़ ले? जी जी तो इससे क्या है कि हम वेल डिजर्विंग को जब मौका नहीं देते तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। जी जी और आप देखिए, युवाओं को शिक्षित करिए, आप बेटर रिसोर्स दीजिए, बिल्कुल सही। हर किसी को बराबर का मौका दीजिए, जी जी क्योंकि युद्ध सबको खुद ही लड़ना है। बिल्कुल सही कहा। द्रोणाचार्य ने भी सभी को बराबर की शिक्षा दी थी। जी जी बट ये नहीं कि वो किन्हीं के बदौलत लड़ने गए थे या किसी को अपनी बेटर शक्ति दे दी, ऐसा नहीं किया। जी जी बराबर का मौका दीजिए और उनके महाभारत में उन्हें स्वयं ही लड़ने दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी सबको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का समान मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आज आप एक सफल युवा के रूप में हमारे साथ हैं, अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो सर्वप्रथम माता पिता को, जी जी जिन्होंने मुझे इस धरती में लाया और इस काबिल बनाया कि मैं पढ़ लिख सकूं, एक सामान्य मौका दिया सभी छात्रों की तरह और एक बेटर इन्वायरमेंट मुझे घर में दिया जहां मैं पढ़ सकूं। जी जी उसके बाद हमारे शिक्षक गण आते हैं जी जी जिनकी मेहनत को मैं कभी भूल नहीं सकता। जी जी मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। बिल्कुल। रवि रोशन सर, केमिस्ट्री के लिए। जी जी उन्होंने मुझे 9वीं से और 10वीं से ही केमिस्ट्री की शिक्षा देने लगी। जी जी तो इनसे क्या हुआ ना कि आप 3 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं, पीसीबी। जी तो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी जी केमिस्ट्री की पढ़ाई मैंने थोड़ी पहले से शुरू की। जी जी तो इससे क्या है कि आगे चल के आपको कहीं आसानी होती है और एक सब्जेक्ट किया रहता है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्टेड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स के लिए नीलेश रंजन सर, जो कि यहीं हेमरा में स्थित है, उनकी काफ़ी सहायता रही।
उन्होंने पर्सनल टाइम दिया। मेरे लगभग सभी शिक्षकों ने मुझे पर्सनल टाइम दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर आप थोड़ा सा मुझे पर्सनल टाइम दो। और बायोलॉजी के लिए मिथिलेश सर, इन तीनों शिक्षकों का काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षक क्या होता है कि फीस देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं चले जाते हैं। फीस तो हर कोई देता है, बट शिक्षक भी उस बच्चे के लिए ज़्यादा अग्रसर रहता है जिसमें वो ललक देखता है। मेरा बेहतर मानना ये है। और मैंने हमेशा शिक्षकों का सम्मान किया है, और मैं मानता हूँ कि वो खुद गलते हैं और हमें बनाते हैं, ठीक है, एक मोम की तरह, मोम के मोमबत्ती की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। कुशाग्र जी, मैं आपसे, चूंकि आप युवा हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, मैं चाहूँगा जो कोरोना वैक्सीन को लेकर, यानी कोरोना से बचाव का जो वैक्सीन आया है, इसको लगाने को लेकर जो देश में नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप इंसान हैं, सामान्य इंसान हैं, आपको वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं मास तौर पे। आंख बंद करें, सोचें। कोरोना वायरस के कारण आप लोग लगभग 1 साल 302 दिन आप घर में बंद थे। आपके धंधे शांत थे, चौपट थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। वैक्सीन आई है, हमारे अपने साइंटिस्टों ने बनाई है, ये कोई विदेश की वैक्सीन नहीं है। और है भी तो उसे मिनिस्ट्री ने पहले सर्टिफाई किया, फिर वो आ रही है। मिनिस्ट्री आपकी है, आपने वोट दिया तो मिनिस्ट्री बने। आपके अपने गांव के, घर के, रिश्ते के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसे क्वालिफाई किया है, बनाया है, पास किया है टेस्ट में, फिर वो आपको लग रहा है। और लगने से पहले भी हजारों तरीके के ट्रायल टेस्ट होके तब आपको लग रहा है। और आपकी गवर्नमेंट ने भी परमिशन दिया। कोई भी देश का गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकते कि वो अपने पॉपुलेशन को मास लेवल पे इन्फेक्ट करने की कोशिश करें किसी भी कारण से, और ये एक सिक्योरिटी थ्रेट पूरे नेशन के लिए हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट मन में होना चाहिए। वैक्सीन लगाने से पहले काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे ट्रायल्स हो रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति वो खुद आके वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपको ये अंदाज होना चाहिए। आपके हेल्थ मिनिस्टर आके लगवाते हैं, हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने तो वैक्सीन के ट्रायल में ही अपना समर्थन दिया था। तो इन सभी चीज़ों से हमें मोटिवेट होना चाहिए और मानना चाहिए कि वैक्सीन सही है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। कुशाग्र जी, आज हमारे साथ आपने विचार साझा किया। मैं चाहूँगा कि अपने भविष्य की योजना के संदर्भ में अपने विचार साझा करें। जी, भविष्य की योजना तो ये है कि हमारे बेगूसराय में मैं एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाने का एम रखता हूँ। और पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरा हो। मैं एक टर्शरी केयर सेंटर बेगूसराय की धरती पे खोलना चाहता हूँ और तमाम माताओं, भाइयों, बहनों की सेवा करना चाहता हूँ। प्राइम मुद्दा हमारा सेवा ही रहता है, और हर डॉक्टर का प्राइम मुद्दा सेवा ही होता है। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे बेगूसराय के छात्र और छात्राएं, हर कोई ये स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाए। इसका मतलब है कि उन्हें 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से जिस चीज़ में रुचि है वो उसमें आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि 2 चीज़ें मैं खोलूँ बेगूसराय के लिए स्पेशली। एक तो स्किल डेवलपमेंट क्लास, जहाँ पे आपको जिस फील्ड में रुचि है, ऊंची नीची को छोड़ के हम आपको सिखाएंगे। और वो भी मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, बट वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है मैं कर पाया या नहीं। दूसरी मेरी योजना है कि मैं सोशल मीडिया से इस शहर को जोड़ना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि अभी फ्यूचर सोशल मीडिया का है। आप देख रहे होंगे कुछ लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सोशल मीडिया की मदद से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ का भी युवा सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट लाइक ना करे, बल्कि खुद का पोस्ट बनाए और उनमें लाइक्स कमा के और पैसे कमाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बड़ी सोच है, और मैं चाहूँगा इस सोच से हमारे जिला का, निश्चित रूप से हमारा जिला का बेहतर होगा, और हमारे जिला के युवा, हमारे जिला के आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, उनका जो है दिन अच्छा होगा। बहुत बहुत आभार आपका। हम चाहेंगे कि आज चिकित्सा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों पे आपने बातचीत की। अपने कुछ निजी शौक जो आपको बहुत पसंद है, उससे मैं भी चाहूँगा उसे भी साझा करें। जी, मेरे 2 प्रकार के शौक हैं। एक तो जो टाइम पास के लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना शौक ऐसे बनाऊं जो मुझे मेरे फ्यूचर में हेल्प करे। तो उनमें से एक शौक तो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ, जो है कि मैं फेसबुक पे पेजेस मैंने बना रखे हैं। उनमें लगभग 15-20 हज़ार समर्थक हैं हमारे, हम और कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं।
तो हम इसी के मीडियम से चाह रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा युवाओं को जोड़ें और काफ़ी सारे फेसबुक पे पेजेस ग्रो करें। प्राइम जो गोल है हमारा वो ये है कि हम ऐसे एक कंपनी ग्रो करें जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सपोर्ट कर सके और उन्हें उनके कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करें। जी जी। और दूसरी तो अभी मैं टेबल टेनिस खेलना सीख रहा हूँ, जी। काफ़ी अच्छा लगता है। जी जी। और क्रिकेट खेलना बचपन से ही पसंद था। जी जी। बीच में छूट गया पढ़ाई को लेके, बट चाहूँगा कि उसे फिर से चलिए, शुरू बहुत करूँ। बहुत आभार आपका। हम चाहेंगे कि चलते चलते जो, चूंकि भारत युवाओं का देश है और आज एक युवा शक्ति के रूप में आप हमारे साथ हैं, तो जो युवा आपको यहाँ से देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को हमारे अब्दुल कलाम काफ़ी रिस्पेक्टेड सर है, उन्होंने कहा था कि यंगस्टर्स आर नॉट यूजलेस, मतलब वो किसी काम के नहीं, दे आर यूज्डलेस, उनको उनका उपयोग ही कम किया जा रहा है। और इस बात से मैं साफ तौर पे सहमत हूँ। हमारे जो युवा है वो हर रूप में काबिल है। आप देख लो, घर से हमारे यहाँ जो परवरिश मिलती है एक सामान्य वर्ग के बच्चों को, हमेशा से ही सामने वाले की इज्जत, बड़ों का पैर छूते हैं हम, उन्हें आदर देते हैं। जी जी। तो ये जो इज्जत और शिक्षा हमें हमारे घर से मिलती है, ये बाकी देशों में थोड़ी कम है। जी जी। तो इज्जत शिक्षा तो घर से मिल गई। अब मैं चाहूँगा युवाओं को कि अपनी प्रतिभा को रोके नहीं, जिस फील्ड में मन किया, जी जी। जो चीज़ आपके दिमाग में आई उसे एक बार करके देखो। जी जी। रिसर्चों में पाया गया है कि कोई भी चीज़ आपने करने की सोची और अगर 5 सेकंड में आपने शुरू नहीं किया तो 90% चांस है आप उस काम को कभी नहीं करोगे। जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी आपके दिमाग में वो एक स्पार्कल आता है ना, काश आज एक फेसबुक पेज खोल के देखता और उस पर ये कंटेंट रेगुलर डाल के देखता। जी जी। उसे आप करो, क्या पता वो स्पार्क जो है सो भगवान की तरफ से आया हो। जी जी। आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे आपकी पूरी दुनिया बदल जाने वाली है। आपको मेहनत करते रहना है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आजकल तो एग्जाम्पल की कमी नहीं। जी जी। और इंटरनेट के माध्यम से ये देख के भी लग रहा है कि आप हर एक किसी युवा चेहरा को देख सकते हो। जैसे कि अभी हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, कैरी मिनाटी नामक एक शख्स है, उनका असली नाम अजय नागर है। जी जी। उनके देखो आप फॉलोअर्स, उन्होंने 28 मिलियन फॉलोअर्स अभी यूट्यूब पे कर रखे हैं। तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल टैलेंट है। जी जी। उन्होंने कंटिन्यूस मेहनत की, पेजेस पे, अपने यूट्यूब पेजेस पे कंटिन्यूस वीडियोस डाले और वो ग्रो उस बंदे ने 50 से किया और अभी वो 28 मिलियन पे है। तो खुद में ही प्रेरणा है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में। कोई चाहे इसरो का साइंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कोई कारपेंटर बने। जी जी। ये जो है कि हम किसी भी फील्ड को गलत तरीके से देखते हैं, युवाओं को ये सर्वप्रथम बंद करना पड़ेगा। जी जी। कोई ये नहीं जानता था कि जो इंसान मोची था, अपने गाड़ी पे जूते सिल सिल के बेचता था, वो इंसान नाइकी का मालिक होगा और आज उसके हर सेकंड में 16 लाख के जूते बिक रहे हैं पूरी दुनिया भर में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसी भी काम को छोटा और बड़ा ना समझे, बस करें। और अगर मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं और स्पेशली नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सुझाव दूंगा, जी बिल्कुल, जुझारूपन रखें। जी जी। और ट्राई करें, मैक्सिमम एफर्ट डालें। अगर नहीं हो पा रहा, कंसल्टेंट रखें। जी जी। माँ बाप से हर दिन बात करें। जी जी। क्योंकि दुनिया में कोई और सपोर्ट करे ना करे, दो इंसान हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, माताजी और पिताजी। जी जी। इनसे हमेशा बात करें। हम युवा क्या कर रहे हैं आजकल, बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ मित्रों को अपने देखा कोटा में, जी जी। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार वो बात किया करते थे, जिसके कारण वो लोग खुद भी स्ट्रेस्ड रहते थे, घर वाले भी स्ट्रेस्ड रहते थे कि कर क्या रहा है वो। जी जी। तो एक सामान्य व्यवहार रखें और कंटिन्यू करें। बहुत बहुत आभार आपका। आज आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि यहाँ का अनुभव कैसा रहा, आपको केवी स्टूडियो के बारे में क्या कहना है? जी, आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी मतलब क्विक है। मैं 5 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, आप लोगों ने तुरंत सारा सेटअप अरेंज किया और इसे कंडक्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडियोज़ और भी बने बेगूसराय में। हम यहाँ के लोकल जनता को लोकल जनता के सामने प्रेजेंट करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हम कहीं से इन्फीरियर नहीं है। हमारे यहाँ का लड़का जब निकल सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर का और आप सभी टीम मेंबर्स का कि आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकता हूँ।
आप सभी का धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर रोशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अभी आपने सुना कुशाग्र जी का, ये एक ऐसे सफल युवा है जो हम सबों के लिए प्रेरक हैं। हमारे युवा हमारे देश के कर्णधार हैं। मैं चाहूँगा जो युवा हमको यहाँ से देख पा रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेंगे, देश और समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।